कल कहां तक पढ़ाए थे बच्चा? न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा हो गई थी। अभी न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा नहीं लिखाए थे? ओहो, चलो लिखो हेडिंग न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, क्या होता है, फटाफट जानते हैं। लिखा जाए भैया, लिखो जल्दी से। देखो देखो क्या कहा जाएगा, वे जैव अणु, सुनो ध्यान से, पहले एक बात समझना है, लिखना है। वे जैव अणु जो पीढ़ी दर पीढ़ी सजीवों के गुणों को स्थानांतरित करते हैं, अर्थात आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। लिखा जाए परिभाषा, और कई बार यह पेपर में आया हुआ हेडिंग है। देखो, वे जैव अणु जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वे जैव अणु जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वे जैव अणु जो पीढ़ी दर पीढ़ी सजीवों के गुणों को स्थानांतरित करते हैं, गुणों को स्थानांतरित करते हैं, सजीवों के गुणों को स्थानांतरित करते हैं, अर्थात आनुवांशिक गुणों को, अर्थात आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, अर्थात आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। हो गया? खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके। न्यूक्लिक अम्ल धागे के भांति, न्यूक्लिक अम्ल धागे के भांति अत्यंत ही लंबे होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल धागे के भांति अत्यंत ही लंबे होते हैं, अत्यंत ही लंबे होते हैं, तथा यह नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले, तथा यह नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले, तथा यह नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले जटिल, उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, RNA व DNA, RNA व DNA। हो गया? परिभाषा 2 नंबर की आएगी, इतनी यहां से आ सकती है कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, लिख दोगे मिल जाएगा। अब इसके घटक पूछ सकता है कि न्यूक्लिक अम्लों के घटक लिखो, न्यूक्लिक अम्ल के घटक। देखो, न्यूक्लिक अम्लों के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। न्यूक्लिक अम्लों के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला नंबर पेंटोज शर्करा, दूसरा नाइट्रोजन बेस, तीसरा फास्फेट समूह, तीसरा फास्फेट समूह। फास्फेट समूह हो गया बच्चा? लिखने में काम फास्ट को एकदम तुरंत लिखना है, इसमें कुछ नहीं। चित्र दो, एक एक दो रिएक्शन चित्र आते ही चलिए। पेंटोज शर्करा, हाँ हेडिंग पेंटोज शर्करा,
हो गया। अब सुनो क्या है पेंटोज शर्करा। कहा जाएगा जब न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराते हैं ना तो दो पेंटोज शर्करा देता है। क्या देता है? दो प्रकार की पेंटोज शर्करा देता है। कौन कौन सी पेंटोज शर्करा भैया? जब भी न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराएंगे पेंटोज शर्करा बनेगा। और यह जानते रहना तीनों घटक, कई बार बहुविकल्प में पूछा गया है, एक नंबर के सवाल में भी इसके घटक भी लिखिए। तो कितने घटक होते हैं न्यूक्लिक एसिड के? 3। पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट समूह। ठीक है ना। पेंटोज शर्करा याद होगा फ्रक्टोज की संरचना, याद करो फ्रक्टोज की संरचना बंद संरचना ऐसी बनाई जाती है ना। तो फ्रक्टोज की जैसे संरचना बनाई जाती है सेम टू सेम वैसे ही बनाना है, कुछ चीजें बस बदलेंगी इसमें। और चित्र ये फार्मूला कह सकते हो दिमाग में अभी बैठ जाना चाहिए। देखो जी यच यच ओ एच ओ एच ओ एच नीचे ओ एच ऊपर फिर एच और फिर हो जाएगा CH2OH। जगह खाली है भर देंगे। इसका नाम है बीटा डी राइबोज। बीटा डी राइबोज इसका नाम है जी। ठीक है। अब आते हैं सेम टू सेम इसी जैसा बनाएंगे। HOH HHOH CH2OH। अब सुनो सुनो, पहला दूसरा कार्बन, अरे काहे घबरा रहे हो? पहला दूसरा कार्बन, विशाल ऊपर देख बच्चा, पहला के बाद ये दूसरा, दूसरा कार्बन के OH समूह से O निकल जाता है। वो क्या होगा? निकलेगा किस कार्बन के स्थान से? दूसरे कार्बन के स्थान से। O निकल गया तो बचा केवल क्या? H। और जब O निकलता है तो D शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? D। D मतलब निकलना, डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या, जल का निकलना। तो D मतलब D और ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा। किस कार्बन से? इसको कहेंगे बीटा D2। बीटा डी तो है, डी फॉर डेस्टोरोटेट्रिक। और किस कार्बन से निकल रहा है? दूसरी कार्बन से। क्या निकल रहा है? डीऑक्सी राइबोज। इसका नाम क्या है? बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। आरएनए में कौन सी शर्करा मिली होती है? राइबोज। पूछा जाता है आरएनए में कौन सी शर्करा मिली होती है? राइबोज। डीएनए में कौन सी शर्करा मिली होती है? बीटा या डी ऑक्सी राइबोज। पूरा नाम होगा तो बीटा D2 डी ऑक्सी राइबोज या फिर इसको केवल राइबोज। क्लियर हुआ? तो यह किस में पाया जाता है भैया? आरएनए में मिलता है। और यह किस में मिलता है? डीएनए में क्या होता है बच्चा? मिलता है। बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ दिमाग में? तो यहां से एक एक कभी भी तुमसे पेंटोज शर्करा नहीं बनवाएगा, पूछ देगा ऐसे कि बताइए कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो कहोगे बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में कौन सी शर्करा मिलकर बनी होती है? बीटा डी राइबोज शर्करा। क्लियर हुआ? बनाओ परिभाषा पहले लिखो। जब न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराते हैं तो, परिभाषा लिखो फटाफट। जब न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराते हैं तो, जल अपघटन कराते हैं तो दो पेंटोज शर्करा प्राप्त होती है। जब न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराते हैं तो दो पेंटोज शर्करा प्राप्त होती है। दो पेंटोज शर्करा प्राप्त होती है। फटाफट बना लो। चलो बच्चा अगली हेडिंग नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस दूसरी हेडिंग डालो नाइट्रोजन बेस। क्या चीज? अलग अलग पूछेगा तो
घटक पूछेगा तो ऐसे कहेगा कितने घटक होते हैं, तीनों का मतलब बस नाम बताओगे, पेंटोज शर्करा नाइट्रोजन बेस फास्फेट समूह, बस हो गया। बस 2 नंबर का ये सवाल आता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल जितना पढ़ रहे हो इससे 2 नंबर का, चाहे न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते इसके घटक कितने, ये आ गया, ठीक है। डीएनए किसे कहते, आरएनए में अंतर क्या होता है, ये आ गया। डीएनए आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ये आ सकता है, ठीक है ना, पूरा पढ़ लो, आ जाता है मामला। आते हैं अगला नंबर नाइट्रोजन बेस। दूसरा नंबर नाइट्रोजन बेस। ये बच्चा नाइट्रोजन बेस क्या है, सुनो ध्यान से समझो। कहेंगे कि न्यूक्लिक अम्लों में विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन बेस कहते हैं। यह नाइट्रोजन बेस 2 श्रेणियों में रखे गए हैं, एक प्यूरिन्स, एक पिरिमिडीन, ठीक है ना, एक प्यूरिन्स और एक पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स क्या है, पिरिमिडीन्स क्या है, यही पूरा नाइट्रोजन बेस, यही सब मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जो भी न्यूक्लिक एसिड है ना, इन्हीं तीनों से निर्माण हुआ है। और उन तीनों में कौन कौन से, चलो देखते हैं भैया। एक पहले प्यूरिन्स बनाते हैं, संरचना बनाने का कोड आसान बनाते हैं जी। देखो तुम्हें संरचना भूलनी नहीं चाहिए पेपर में। न्यूक्लिक अम्लों में यह जो नाइट्रोजन बेस है इनकी संरचना कभी नहीं भूलेगी। एक प्यूरिन श्रेणी, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। पिरिमिड, एक पिरिमिडीन। प्यूरिन कैसे बनेगा, कुछ नहीं, ये नीचे वाला हिस्सा दोनों मिटा दो, कोना कोना खाली कर दो हल्का हल्का, और ये दोनों कोना खाली कर दो। जहां पर कोना खाली किए वहां पर नाइट्रोजन भर दो, क्या लगा दो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन लग गया। अब लगाने के बाद क्या करना है भैया, वी बॉन्ड, वी बॉन्ड, वी बॉन्ड, वी बॉन्ड लगा दो, मामला तय हुआ। दिख रहा है कुछ ऐसे, यहां पर ये ना ऐसे रहेगा ना, यहां पर ऐसे एक ही अच्छा, ये है प्यूरिन, क्या है, प्यूरिन। पिरिमिडीन का सेम टू सेम, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन लग गया, बन गया जी, ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे बन जाएगा, वैसे बनाओ वैसे बन जाएगा, दोनों तरीके से मामला बनना तय है। कोई दिक्कत है क्या, इसको हम प्यूरिन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पिरिमिडीन्स कहेंगे, सीधा सीधा मामला सही तय हुआ। तो जो भी नाइट्रोजन बेस प्यूरिन से संबंधित होते हैं उनको प्यूरिन्स कहा जाता है, और जो भी नाइट्रोजन बेस पिरिमिडीन से संबंधित होते हैं उन्हें पिरिमिडीन कहा जाता है। पिरिमिडीन्स यानी पिरिमिडीन से जो संबंधित पिरिमिडीन्स कहते हैं, ठीक है। प्यूरिन्स के अंतर्गत एजी आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स के अंतर्गत आते हैं। एजी के बाद सीटीयू, साइटोसिन, थायोफिन, यूरेसिल, ये सभी आते हैं, तो उनको पिरिमिडीन श्रेणी के नाइट्रोजन बेस कहते हैं। मामला क्लियर है, चलो पहले इतना लिखते हैं, जानते हैं। देखो न्यूक्लिक अम्लों में नाइट्रोजन युक्त, न्यूक्लिक अम्लों में नाइट्रोजन युक्त, न्यूक्लिक अम्लों में नाइट्रोजन युक्त विषम चक्री, न्यूक्लिक अम्लों में नाइट्रोजन युक्त विषम चक्री यौगिक, विषम चक्री यौगिक पाए जाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक पाए जाते हैं, जिन्हें विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। यौगिक लीजिए क्या केवल, विषम चक्री कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, विषम चक्री कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें नाइट्रोजन बेस कहते हैं। उन्हें नाइट्रोजन बेस कहते हैं। नाइट्रोजन बेस 5 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन बेस 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें नाइट्रोजन बेस 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 2 श्रेणियां प्यूरिन तथा प्यूरिन्स, ऐसे लिखना, प्यूरिन्स। नाइट्रोजन बेस 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें प्यूरिन्स
प्यूरिन्स तथा पिरिमिडिन्स पिरिमिडिन्स की दो श्रेणियों में रखा गया है। प्यूरिन्स तथा पिरिमिडिन्स की दो श्रेणियों में रखा गया है। प्यूरिन्स तथा पिरिमिडिन्स की दो श्रेणियों में रखा गया है। हो गया? ये दोनों पहले सूत्र बनाओ, प्यूरिन और पिरिमिडीन का, प्यूरिन और पिरिमिडीन का। इसमें ए नंबर हेडिंग बना के लिखो प्यूरिन्स, ए नंबर हेडिंग प्यूरिन्स। प्यूरिन्स क्या है भैया? प्यूरिन्स आधा ना रहेगा या पूरा ना भी। प्यूरिन्स क्या होगा बताओ? सुनो ध्यान से, कहेंगे कि वे नाइट्रोजन बेस जो प्यूरिन से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? प्यूरिन से। वे नाइट्रोजन बेस जो प्यूरिन से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हमें प्यूरिन्स कहते हैं। कठिन है क्या जी? सीधी सीधी बात है कि सर जी ऐसे नाइट्रोजन बेस कौन कौन से? तो सर जी दो नाइट्रोजन बेस, एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानीन। एडिनिन और ग्वानीन। एडिनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्वानीन को जी से। तो सर जी इनकी संरचना कैसी होगी? कुछ नहीं, पहले प्यूरिन की संरचना बनाओ। प्यूरिन की संरचना याद रखो जी, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या हमने बोला था कि कोना कोना, ये कोना और ये कोना को साफ करो। क्या लगाओ यहां पर? नाइट्रोजन 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 और नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन 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 लग गया। अभी ये एडेनिन की संरचना नहीं है, अभी एडेनिन की संरचना बनाएंगे। ग्वानिन की भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाओ, क्योंकि प्यूरिन से संबंधित है ना बच्चा, तो प्यूरिन से जैसा तो कुछ दिखेगा गुण उसमें, कंफर्म है। एक ये हिस्सा खाली करेंगे, एक ये हिस्सा, एक यहां पर, एक यहां पर खाली किया जाएगा। नाइट्रोजन 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 और क्या बनेगा? नाइट्रोजन। क्या लगेगा लल्ला यहां पे? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये मामला क्लियर हुआ? ये बनने के बाद अब कुछ नहीं होगा जी, सिंपल सी बात याद रखो, संरचना में कुछ नहीं करना है, यहां के NH2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? NH2 ऊपर। किसकी संरचना बन गई? एडेनिन की। ग्वानिन के लिए कुछ नहीं करना है, यहां पर रहेगा NH2 और यहां पे ये वाला डबल बॉन्ड को हटाकर डबल बॉन्ड वो लगा देंगे। क्या इसकी संरचना बन गई? ग्वानिन की। देखो किससे मिल रहा, मिलता जुलता, प्यूरिन से है ना। तो कहेंगे कि वे नाइट्रोजन बेस जो प्यूरिन से संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं? प्यूरिन से, उनको क्या कहते हैं? प्यूरिन्स कहते हैं। मामला क्लियर है? लिखो परिभाषा, ए नंबर एडन डाले ना, प्यूरिन्स लिखो। वे नाइट्रोजन बेस, वे नाइट्रोजन बेस जो प्यूरिन से संबंधित होते हैं, वे नाइट्रोजन बेस जो प्यूरिन से संबंधित होते हैं उन्हें प्यूरिन्स कहते हैं। वे नाइट्रोजन बेस जो प्यूरिन से संबंधित होते हैं उन्हें प्यूरिन्स कहते हैं। इनके अंतर्गत दो नाइट्रोजन बेस एडिनिन व ग्वानिन आते हैं। इसके अंतर्गत दो नाइट्रोजन बेस एडिनिन व ग्वानिन आते हैं। संरचना बना लो फटाफट। यहां पे एच, क्योंकि बॉन्ड थोड़े हैं ना, तो एक दो और यहां पे एक एच लगेगा, तब जाकर तीन होगा। जल्दी करो। अगली हेडिंग हम तब तक लिखते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स हो गया, पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स किसे कहा जाएगा भैया? पिरिमिडिन्स बता दो जी, सिंपल सी बात है ना। वे नाइट्रोजन बेस जो किससे संबंधित होते हैं? पिरिमिडीन से, उन्हें क्या कहते हैं? पिरिमिडिन्स कहते हैं। परिभाषा लिख लो। हो गया इस्तेमाल? संरचना समझ में आई है ना? एकदम इजी टू मॉडरेट, इजी रहा है। हेडिंग लिखो पिरिमिडिन्स, परिभाषा लिखते हैं, फिर एग्जांपल बता रहे हैं।
बोला जाए, देखो देखो, वे नाइट्रोजन बेस जो पिरिमिडीन से संबंधित होते हैं, वे नाइट्रोजन बेस जो पिरिमिडीन से संबंधित होते हैं, उन्हें पिरिमिडीन्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पिरिमिडीन्स कहते हैं। वे नाइट्रोजन बेस जो पिरिमिडीन से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पिरिमिडीन्स कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन नाइट्रोजन बेस साइटोसिन, थायोमीन, यूरेसिल, क्या लिखा रहे हैं जी? यू 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 यूरेसिल आदि पाए जाते हैं। यह आदि, आदि करें, यूरेसिल पाए जाते हैं। हो गया। अब याद रखना संरचना है जी, कुछ नहीं करना, एकदम आराम से साइटोसिन के लिए इसको क्लीन करो, ग्वानिन के इस वाले हिस्से को क्लीन करोगे, ग्वानिन के इस वाले हिस्से को क्लीन करो, क्या बन गया जी? साइटोसिन। क्या बन जाएगा? साइटोसिन। देखो यहां पर क्या लगेगा? नाइट्रोजन। यहां पर लगेगा नाइट्रोजन, किससे? पिरिमिडीन जैसा दिख रहा है ना। अब कुछ नहीं करना है, जो दिख रहा है वही बना दो, NH2NN। ये बन गया कौन सा संरचना बच्चा? साइटोसिन का, यानी सी का बन गया। थायोमीन के लिए क्या होगा? कुछ नहीं, थायोमीन, ये मीन है, थायोमीन के लिए कुछ नहीं करना, सेम टू सेम संरचना बनाओ। अब कुछ इसमें चीजें बदलेंगे, देखो क्या बदलते हैं। नाइट्रोजन, कुछ नहीं करना है, यहां पर द्विबॉन्ड O, यहां पर द्विबॉन्ड O, और यहां पर क्या लगा देंगे? CH3। अब बॉन्ड लगाते हैं, बनाते हैं जी, जरा ध्यान से देखना। 4 पूरा है, यहां पर 3 1 4 ऐसे द्विबॉन्ड होगा, इसके पास NH होगा, 4 कंप्लीट है, इसका 3 कंप्लीट करने के लिए एक H लगाएंगे, क्या हो गया? यह थायामीन। यूरेसिल के लिए कुछ नहीं करना, ये वाला हटा दो CH3 को, यूरेसिल बन जाएगा। नाइट्रोजन द्विबॉन्ड O, एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड C, हटाना ना है, लगा कहाँ रहे हम। हो गया जी। देखो ये बन गया यूरेसिल की संरचना, एक H नीचे लगेगा यहां पर, ये नीचे। क्लियर हुआ? यूरेसिल की संरचना। यह 3 AGCTU, यह पांचों नाइट्रोजन बेस हमारे न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए में 4 और आरएनए में 4। तो डीएनए में कौन से 4, आरएनए में कौन से 4 पाए जाते हैं, उसको भी जानना होगा। तो पहले ये तीनों संरचना बनाओ फटाफट। में तो फास्फेट समूह बचा है ना। अगले हेडिंग, फास्फेट समूह। फास्फेट समूह तीसरी हेडिंग है। यह तीसरा घटक है किसका? न्यूक्लिक अम्ल का। तीसरा घटक फास्फेट समूह कौन सा भैया? तो सिंपल सी बात कहे कि न्यूक्लिक अम्लों में फास्फोरिक अम्ल के फास्फेट समूह पाए जाते हैं। देखो जी, POH OH, P से लगा हुआ द्विबॉन्ड OH और OH, यह फास्फोरिक अम्ल रहा। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला याद है ना, H3PO4, H1 2 3 P1 O कितना 4।
अब इसी फास्फोरिक अम्ल में से एक एच निकलेगा ओ से, और यहां से एकल बॉन्ड बन जाएगा। समूह का मतलब कुछ तो जुड़ने के लिए बनना चाहिए ना, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, एच निकाल देंगे, एच निकलेगा, एक बॉन्ड खुला बचा। अब ये खुला बॉन्ड जाकर किसी से जुड़ेगा, तो इतने को हम क्या कहते हैं? फास्फेट समूह। तो क्या कहेंगे? सिंपल सी बात कहेंगे, न्यूक्लिक अम्लों में फास्फोरिक अम्ल के फास्फेट समूह क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। लिख लो, न्यूक्लिक अम्लों में फास्फोरिक अम्ल के फास्फेट समूह, न्यूक्लिक अम्लों में फास्फोरिक अम्ल के फास्फेट समूह उपस्थित होते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में फास्फोरिक अम्ल के फास्फेट समूह उपस्थित होते हैं। फास्फेट समूह उपस्थित होते हैं। हो गया? बनाओ। हो गया होगा संरचना। अब देखो, 4 हेडिंग ऐसी है लल्ला जो हमसे पूछी जाती है। 4 हेडिंग में कौन कौन सी? अब तक जितना पढ़े यहां से आ सकता है 2 नंबर का, 2 नंबर की चीजें यहां से आ सकती हैं कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? न्यूक्लिक अम्लों के घटक। नाइट्रोजन बेस किसे कहते हैं? नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं? हो गया मामला खत्म। अब आता है 4 हेडिंग, कौन कौन सी? एक होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, एक होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, एक होती है आरएनए और एक होता है डीएनए। तो ये जब भी आते हैं 4 हेडिंग जोड़ा के रूप में आती हैं। डीएनए आएगा तो आरएनए कंफर्म आएगा, और न्यूक्लियोसाइड्स आएगा तो न्यूक्लियोटाइड्स अवश्य आएगा। तो 2 हेडिंग पहले जानते हैं कि सर जी ये न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। हम लिखते हैं, बताते हैं, फिर उसके बाद लिखना। और अभी ये चारों हेडिंग याद हो जानी चाहिए दिमाग में, एकदम आसान है जी। न्यूक्लियोसाइड्स और एक होता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है सर जी? देखो, साइड्स का मतलब बात करें तो साइड हो गया। घटक कितने होते हैं? 3। 3 घटक में से एक घटक साइड हट जाएगा, तीसरा नंबर। कौन तीसरा? फास्फेट समूह। तो बचे कौन कौन से? पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन बेस। तो वे न्यूक्लिक अम्ल जो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। कठिन है क्या? याद रखना, यही कंफ्यूजन कर देता पेपर में, किसमें तीनों रहेगा किसमें दोनों रहेगा। साइड मतलब एक साइड निकल गया तो बचे 2 ठो। न्यूक्लिक एसिड में बचे 2, एक पेंटोज शर्करा एक नाइट्रोजन बेस। तो देखो, पेंटोज शर्करा 2 थी, सर जी 2 पेंटोज शर्करा आपने बनाया था, तो हम बनाते हैं दोनों पेंटोज शर्करा। ये बच्चा OH 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 CH2 OH, ऐसे ही था ना। अब यहां पर क्या जुड़ जाएगा? H को हटाकर नाइट्रोजन बेस आकर लग जाएगा, N बेस। क्या लग जाएगा? N बेस कहें इसको या नाइट्रोजन क्षार कहें उसको, बात सही है। यह कौन सा है? 2 OH दिख रहा है नीचे, यानी यह राइबोज है। कौन सा है? राइबोज। तो इसको कहेंगे राइबोज न्यूक्लियोसाइड्स। नाम क्या हो जाएगा? राइबोस। राइबोस, इतने को राइबोस कहेंगे। और फिर बाकी क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शर्करा। तो 2 चीजों से मिलकर बना राइबोज न्यूक्लियोसाइड्स। राइबोज न्यूक्लियोसाइड्स किसमें मिलता है भैया? यह आरएनए में।
किस मिलेगा यह? साइड से है राइबोज, तो आरएनए में पाया जाएगा। बाकी जो बचा हुआ जगह वहां पे एच लगाओ ना, क्या दिक्कत है? अब बनाते हैं ओ, ये बच्चा यहां पर हट जाएगा एच, क्या लग जाएगा यहां पर? नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस क्या एक ही है भैया? पांचों में से कोई आकर लगे ना, जुड़ेगा बनेगा, तो यहां पर लग जाएगा एन बेस। बाकी यहां पर ओ एच और CH2OH, एच एच एच। क्या होता भैया? इससे जब ओ हट जाता तो डीऑक्सी बन जाता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? डी ऑक्सी, डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस है। और नाइट्रोजन बेस लग गया तो क्या बन गया? ये न्यूक्लियोसाइड्स, डीऑक्सी राइबोस। इसका नाम हुआ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड, इसका नाम हुआ राइबोज न्यूक्लियोसाइड। यह किस में मिलेगा? आरएनए में। यह किस में मिलेगा? डीएनए में। परिभाषा क्या कहोगे? वे न्यूक्लिक अम्ल जो पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। जैसे राइबोज न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड। नाम लिखना होगा तो जाके लेकर आ सकते हो बीटा डी, उसके आगे क्या लिख सकते हो? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड। क्लियर हुआ? फास्फेट समूह की बारी आएगी तो क्या हो जाएगा जी? इसमें टाइड, टाइड मतलब टाइड तीन, टाइड मतलब ट्राई समझ सकते हो, वैसे टाइड मतलब ट्राई, तीनों। तो वे न्यूक्लिक अम्ल जिसमें पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट समूह तीनों उपस्थित होते हैं, तीनों पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड भी कितने प्रकार के होंगे? दो। जैसे न्यूक्लियोसाइड्स दो प्रकार के, वैसे न्यूक्लियोटाइड्स भी दो प्रकार के होंगे। बनाते हैं संरचना, देखो कितना आसान है। कुछ नहीं जी, यहां पर यह छठा क्या लगेगा? नाइट्रोजन एन बेस। बाकी OH, OH क्योंकि पेंटो शर्करा दो, तो पहले राइबोज बनाते हैं, उसके बाद डीऑक्सीराइबोज बनाते हैं। OH OH और यहां पर CH2, इसका जो OH हटाना, वही OH हटकर क्या लगेगा? फास्फेट समूह लग जाएगा। क्या लगेगा? फास्फेट। अब देखो फास्फेट समूह आ रहा है, फास्फेट समूह का कुछ इस प्रकार से P द्विबॉन्ड O, एकल बॉन्ड OH, एकल बॉन्ड OH, एकल बॉन्ड OH, और इसका भी क्या होता है? OH है ना, देखो OH OH। तो इसका OH और इसका H निकल गया, H2O निकल गया, और बीच में क्या बना लिया? बॉन्ड। तो चाहे ऐसी पूरी संरचना बनाओ और नहीं बना पा रहे हो तो सीधा सीधा बक्सा बनाकर लिख दो कि फास्फेट समूह। मामला समझ पा रहे हो? चाहे इसको पूरा मिटा दो, या तो पूरा बनाने की इच्छा करे तो पूरा बनाओ पेपर में, और नहीं पूरा बनाने की इच्छा करे, कोई नहीं तुमको काट सकता है भैया, क्योंकि इनकी संरचनाएं बड़ी बड़ी बनती है। यहां पटाकर क्या लगा सकते हैं? फास्फेट समूह लिख देंगे, हो जाएगा काम। अब बताओ बाकी जो जगह बची वहां पे क्या लगा देंगे? HH। अब यह कौन सा हुआ भैया? कहेंगे सर जी ये राइबोज शर्करा है। कौन सा शर्करा है? राइबोस, राइबोस है। तो राइबोस में कैसा राइबोस है? यह न्यूक्लियोटाइड्स है, क्योंकि तीनों है, नाइट्रोजन बेस, फास्फेट समूह और शर्करा है। तो राइबोस न्यू अदक लियोटाइड्स, राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। आगे तुम्हारी मर्जी करे तो लगा सकते हो बीटा डी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है ना? यानी यही है डीएनए और आरएनए की बात बनती जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया आगे पेंटोज की। एक डीऑक्सी होता है जी, देखो इसको समझना कोई कठिन नहीं है, चित्र बनाना और आसान यही है, सब कुछ आसान है। चित्र अगर बना लिए तो नाइट्रोजन बेस, यहां पर CH2 से क्या जुड़ जाएगा? फास्फेट समूह। तुम्हारी मर्जी संरचना बनाओ फास्फेट समूह का, या तुम्हारी मर्जी यहां पर केवल लिख दो क्या? फास्फेट समूह।
कोई दिक्कत? बाकी यहां से OH, यहां का OH तो हट जाता है, H, OH, H और H, नाम क्या हो जाएगा सर जी? इसका नाम है, इसका नाम बताओ, डीऑक्सी राइबोज। क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। और तीनों उपस्थित है तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। और आगे तुम्हारी मर्जी, तो बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स लगा दो। कोई दिक्कत? तो परिभाषा एकदम आसान है। ऐसा ही दो कॉलम बनाओ, दो तरफ, एक तरफ लिखो न्यूक्लियोसाइड्स, एक तरफ लिखो न्यूक्लियोटाइड्स, और एक दोनों की परिभाषा, या फिर एक एक करके लिख लो। परिभाषा लिख लोगे एक एक करके? परिभाषा सुना दे रहे, सुनो क्या परिभाषा होगी। कहेंगे, लिखो, बोल देते हैं, छूट जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी, पेपर में अनिवार्य आता है। देखो, वे न्यूक्लिक अम्ल, वे न्यूक्लिक अम्ल जो पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजन बेस, वे न्यूक्लिक अम्ल जो पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं, वे न्यूक्लिक अम्ल जो पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं, पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स कहलाते हैं। हो गया? चलो, संरचना बनाने भर जगह छोड़ दो, इसकी परिभाषा लिखो न्यूक्लियोटाइड्स के, जगह छोड़कर न्यूक्लियोटाइड्स की परिभाषा लिखो। क्या बोलेंगे बच्चा? देखो, वे न्यूक्लिक अम्ल, वे न्यूक्लिक अम्ल, वे न्यूक्लिक अम्ल जो, वे न्यूक्लिक अम्ल जो पेंटोज शर्करा नाइट्रोजन बेस, वे न्यूक्लिक अम्ल जो पेंटोज शर्करा नाइट्रोजन बेस तथा तथा फास्फेट समूह तीनों से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस तथा फास्फेट समूह तीनों से मिलकर बने होते हैं, उसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, उसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, उसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। उतार लो, दोनों की संरचना उतार लो जी। न्यूक्लिक अम्लों की संरचना, सुनो भैया, एक बात कही जाती है, दो तरीके की संरचना, दो हम बनाएंगे इसमें। देखो, शर्करा है, और जब बहुत बड़ी संरचना बनाएंगे तो सूत्र लिखते रह जाएंगे, तुम समझते रह जाओगे, तो ऐसे बक्सा बना बनाकर समझते हैं। यहां पर यन बेस रहेगा, यन बेस, नाइट्रोजन बेस। और क्या जुड़ा होता भैया शर्करा से? फास्फेट, फास्फेट समूह। यह एक न्यूक्लियोटाइड रहा। कितना न्यूक्लियोटाइड? एक न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो देखो, एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरी बार तो सेम आएगा ना, शर्करा एक आएगी, क्या आएगी? शर्करा, शर्करा। इस शर्करा से क्या जुड़ा होगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेस, यन बेस लिख देते हैं सीधा सीधा। और इस शर्करा से पुनः क्या जुड़ा होगा? फास्फेट, फास्फेट समूह। फिर क्या होगा भैया? फिर शर्करा होगी, शर्करा से क्या जुड़ा होगा? नाइट्रोजन बेस। और इस शर्करा से क्या लगा होगा? शर्करा से दोनों लग रहा है, नाइट्रोजन बेस भी लग रहा है, शर्करा से क्या जुड़ रहा है? फास्फेट समूह भी जुड़ रहा है। मामला तय रखना। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में पास में आते हैं तो फास्फेट समूह और उसकी पेंटोज शर्करा एक दूसरे से क्या करती है? जुड़ती है। ठीक है ना? तो इसी जुड़ाव को फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं इस जुड़ाव को? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। इस बीच की इस बात को कहते हैं, जब दोनों एक दूसरे से जुड़ता है, दो शर्कराएं जिस फास्फेट समूह से एक द्वारा जुड़ती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर
लिंकेज, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। अगर आ गया तब बताओगे कि जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब एक दूसरे से जुड़ते हैं उसके बीच में जो फास्फेट समूह बनता है उसी को क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। और बाकी ये इधर जुड़ जाएगा। और ये एक बड़ी संख्या में अगर हम बात कर ले, जब जोड़ दें n बराबर बहुत बड़ी संख्या, ये इधर बढ़ता चला जाए, ये इधर बढ़ता चला जाए, बहुत बड़ी संख्या में n का मान 10,000, 5,000, 5 लाख, 1 लाख हो जाए, तो यह पूरी जो संरचना बनेगी, इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स है, तीनों तीनों एक साथ लगा तो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, और बहुत बड़ी संख्या में हो गया तो इसको क्या कहा जाएगा सर जी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो सिंपल सी परिभाषा सुनो, क्या कहेंगे, जब बहुत बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेस और फास्फेट, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से, ए, जी, सी, टी अथवा यू, टी रहेगा तो यू नहीं, यू रहेगा तो AgCTU, ठीक है ना, और AgCT तो कोई एक ही रहता है 5%, तो AgCT अथवा यू आपस में इस प्रकार से जुड़ते हैं, स्थायी रूप से आपस में स्थायी रूप से इस प्रकार जुड़ते हैं कि एक मेरुदंड संरचना का निर्माण करते हैं। एक मेरुदंड संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ACGT एक क्रम से जुड़ रहे हैं। यह फास्फेट समूह, ये जो खड़ी पाई है यह फास्फेट समूह है। इस और सॉरी पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा से क्या है, बेस जुड़ा ना एडिनिन, और ये शर्करा है, शर्करा से साइटोसिन जुड़ा, और इन दोनों के बीच में कौन जुड़ गया, फास्फेट समूह, तीसरे कार्बन पर और पांचवें कार्बन पर जुड़ता है। पी फॉर फास्फेट समूह तीसरे कार्बन पर और पांचवें कार्बन पर जुड़ता है, तीसरे कार्बन पर और पांचवें कार्बन पर जुड़ता है। 3' और 5' लिंकेज, यह जो जुड़ा हो रहा है दोनों, इसका पांचवा और इसका कौन सा कार्बन का, तीसरे कार्बन के बीच में फास्फेट समूह बनता है। तो यह जो मेरुदंड संरचना का निर्माण किया, इसी को कहते हैं, इसकी न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना, न्यूक्लिक अम्ल की क्या है, प्राथमिक संरचना, इसी को कही जाती है जी। मामला क्लियर हुआ। और यह जो है टेट्रा ट्राई 1 2 3 4 है ना, तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड्स, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड्स है। फिर से रिपीट करते हैं, जो खड़ी पाई है यह पेंटोस शर्करा है, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, उस डीऑक्सी राइबोज से एडिनिन जुड़ा है और उससे क्या जुड़ा है, फास्फेट। दूसरे वाले का पेंटोस शर्करा से एक शर्करा दूसरी शर्करा जुड़ गई फास्फेट समूह से, और उससे क्या जुड़ा, नाइट्रोजन बेस साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, और जुड़ के ये मेरुदंड संरचना का निर्माण कर रहा है। कुछ ऐसी संरचना यह बनाती है। तो यह जो मेरुदंड संरचना का निर्माण हुआ, इसी को न्यूक्लिक अम्ल की क्या कहते हैं, हमें प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो चलो परिभाषा लिखते हैं। देखो, जब बहुत बड़ी संख्या में न्यूक्लिक अम्ल, सॉरी, जब बहुत बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो, जब बहुत बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है, जिसमें नाइट्रोजन बेस, AgCT, A, G, C, T अथवा U, AgCT अथवा U
और फास्फेट समूह अथवा तथा कहां लिखे अथवा यू और फास्फेट समूह एक निश्चित क्रम से जुड़कर मेरुदंड संरचना का निर्माण करते हैं। निश्चित क्रम से जुड़कर मेरुदंड संरचना का निर्माण करते हैं। मेरुदंड संरचना का निर्माण करते हैं जिसे न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना कहते हैं। जिसे न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना कहते हैं। मामला समझ में आया? जिसे न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना? अब देखो ये बनाओगे पूरा, ये बीच बीच में जो फास्फेट समूह उसको क्या कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। और ये पूरी संरचना किसकी है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की है। और यह एक क्रम से जो जुड़ गया इसी को कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना। यहां से दो क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं तो भी, या प्राथमिक संरचना क्या होती है तो भी। दोनों में परिभाषा आती है। उतारो इतना फटाफट, फिर डीएनए आरएनए लिखकर खत्म किया जाए। अगली हेडिंग है डीएनए, जिसको क्या कहते हैं? डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल क्या कहा जाएगा? सुनो जी, कहा जाएगा कि डीएनए की त्रिविम संरचना की खोज, लिख लो फिर समझाते हैं। देखो, डीएनए की त्रिविम संरचना की खोज सर्वप्रथम, डीएनए की त्रिविम संरचना की खोज सर्वप्रथम कैम्ब्रिज में, डीएनए की त्रिविम संरचना की खोज सर्वप्रथम कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज शहर का नाम है, ठीक है ना? कैम्ब्रिज में 1953 ईस्वी में, कैम्ब्रिज में सन 1953 ईस्वी में, कैम्ब्रिज सन 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन तथा जेम्स वाटसन तथा जेम्स क्रिक के द्वारा किया गया था। जेम्स वाटसन तथा जेम्स क्रिक के द्वारा किया गया। जेम्स वाटसन तथा जेम्स क्रिक के द्वारा किया गया। जेम्स वाटसन तथा जेम्स क्रिक के द्वारा किया गया। इनकी खोज के अनुसार, इनकी खोज के अनुसार डीएनए की, इनकी खोज के अनुसार डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना होती है। द्विहेलिक्स संरचना होती है। इनकी खोज के अनुसार डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना होती है। डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना होती है। हो गया? डीएनए में ए कमा जी कमा सी तथा डीएनए में ए कमा जी कमा सी तथा टी नाइट्रोजन बेस और फास्फेट समूह उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन बेस और फास्फेट समूह उपस्थित होते हैं। अब पूछेगा तुमसे पेपर में, बताइए कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, तो कौन कौन से बताओगे? एजीसीटी। कैसे याद रखोगे? एजीसीटी। सीटी ए एडेनिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन, टी से थायमिन। याद रहेगा ना? एजीसीटी उपस्थित होते हैं। हो गया? आगे लिखो, डीएनए के दो नाइट्रोजन बेस, डीएनए के दो नाइट्रोजन बेस की दूरी, डीएनए के दो नाइट्रोजन बेस की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है।
दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए में दो नाइट्रोजन बेस की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तथा तथा एक हेलिक्स की लंबाई 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 कितनी होती है भैया? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 34 एंगस्ट्रॉम होती है। चौंतीस एंगस्ट्रॉम होती है एक हेलिक्स में क्योंकि एक हेलिक्स में 5 नाइट्रोजन बेस कितने? 5 नाइट्रोजन बेस, क्योंकि एक हेलिक्स में 5 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। एक हेलिक्स में 5 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। हो गया। तथा दोनों हेलिक्सों के बीच की दूरी तथा दोनों हेलिक्सों के बीच की दूरी तथा दो हेलिक्सों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी एंगस्ट्रॉम होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यह डीएनए मानव शरीर में केंद्रक में पाया जाता है। यह डीएनए मानव शरीर के केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है भैया? केंद्रक में पाया जाता है। और यह आनुवांशिक लक्षणों को संग्रहित करता है। और यह आनुवांशिक लक्षणों को संग्रहित करता है। और यह आनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है? संग्रहित करता है। मामला क्लियर हुआ बच्चा? कोई कंफ्यूजन? देखो जी, यही है डीएनए की संरचना। नॉर्मल सी बनानी होती है, कोई संरचना तुमसे पेपर में नहीं पूछता है, वो बायो वालों के लिए होती है प्योर संरचना जो बनाई जाती है। ये डीएनए की हेलिक्स द्विहेलिक्स संरचना बोली गई है ना। डीएनए की कैसी संरचना होती है? द्विरज्जु। हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? द्विरज्जु या द्विहेलिक्स संरचना पाई जाती है। या एक हेलिक्स और या दूसरा हेलिक्स, ऐसे आ रहा है। द्विहेलिक्स संरचना पाई जाती है। कहा जाता है कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? एन बेस कौन कौन से होते हैं? ए, जी, सी और टी पाए जाते हैं। ठीक है। और इसकी द्विसंरचना, दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम तथा एक हेलिक्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि एक हेलिक्स में लगभग यहां से यहां तक के बीच में कितने नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो 34 हो जाएगा। तथा दोनों हेलिक्सों के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और यह मानव शरीर के कहां पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। और साथ में यह आनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है? संग्रहित करके रखता है, बचा कर रखता है। क्लियर हुआ? उतार लो संरचना फटाफट। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या? आरएनए। हाँ, संरचना बनाना है। अगली हेडिंग है आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। फटाफट फटाफट। क्या चीज? आरएनए की। अब देखो, आरएनए की संरचना अगर देखी जाए ना तो कुछ ऐसी होती है जी। एक रज्जु संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? एक रज्जु संरचना होती है आरएनए की। कहां है? टांग खींच दे रहे हैं। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखो भैया, यह एक रज्जु संरचना है। कैसी है? एक रज्जु संरचना होती है। कहेंगे आरएनए की एक रज्जु संरचना होती है। एक रज्जु बोले या एक हेलिक्स संरचना होती है। क्लियर हुआ? अब यह जो होता है इसमें नाइट्रोजन बेस कौन कौन से पाए जाते हैं इस आरएनए में? एन बेस, एन बेस के रूप में ए जी सी, ए जी सी। अब टी तो हो गया, लेकिन अब टी होने के बाद क्या हो जाएगा? यू।
AGCU। आरएनए में थायमीन पाया जाता। पूछा गया है डीएनए में कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता, बताओ डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं है, यूरेसिल यू। और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता, थायमीन टी। क्लियर है, वो विकल्पी का सवाल है जी कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं, तो थायमीन। और डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं, यूरेसिल। नाइट्रोजन बेस टोटल कितने, 5। 5 में से 4 ही 4 इस्तेमाल हो रहे हैं ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तुम्हें से पूछ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं, तो यू। और सॉरी, डीएनए में कौन सा नहीं, यूरेसिल। और नाइट्रोजन में कौन नहीं, थायमीन। क्लियर, परिभाषा चलो लिखा जाए इसकी। देखो, आरएनए आरएनए की एक हेलिक्स, आरएनए की एक हेलिक्स कोष्टक में एक रज्जु, आरएनए की एक हेलिक्स कोष्टक में एक रज्जु संरचना होती है। एक हेलिक्स एक रज्जु संरचना होती है जिसमें नाइट्रोजन बेस, A, G, C तथा U, A, G, C तथा U और फास्फेट समूह उपस्थित होते हैं, फास्फेट समूह उपस्थित होते हैं। अब ये मत करना कि पेंटोस शर्करा नहीं, दोनों में पेंटोस शर्करा भी पाई जाती है जी, ठीक है ना। पेंटोस शर्करा के साथ ये लगे होते हैं, फास्फेट समूह उपस्थित होते हैं। यह आरएनए डीएनए के संदेश को पहुंचाने, यह आरएनए डीएनए के संदेश को पहुंचाने तथा यह आरएनए डीएनए के संदेश को पहुंचाने तथा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। डीएनए के संदेश को पहुंचाने तथा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। यह मानव शरीर के, यह मानव शरीर के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। केंद्रक में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, केंद्रक और साइटोप्लाज्म में पाए जाते, लिख सकते हो, पाए जाते हैं। हो गया ना, बस आरएनए में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना सा था। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। संरचना ऐसी होती है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बना सकते हो, घुमा फिरा कर ऐसे बनती है संरचना, घुमावदार एक रज्जु संरचना बनती है। इधर घुमा हुआ, इधर ये सब कुछ क्या लगा, नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो रज्जु जो बन रहा है, यह किसका रज्जु है, यह फास्फेट समूह होता है, फास्फेट समूह का है। ये जो रज्जु, एक रज्जु जो संरचना बनती है, इसी के बीच में पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह लिंकेज करता है, बनता है, ठीक है। अब यही एक मिनट रुक जाओ, कहां भाग रहे हो तुम लोग इतना जल्दी, क्लीन कर देना। अब बताते तुम लोगों को पूरा यहाँ की स्टोरी, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल जो हम लोग पढ़े हैं। पेपर में 2 नंबर का पूछना तय है जी। कौन कौन सा न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं, या तो यहां से उठा लेगा, फिर या तो पूछेगा कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं, 2 नंबर का यहां से आ जाएगा। या फिर कह देगा आरएनए और डीएनए में अंतर लिखिए, आरएनए और डीएनए किसे कहते हैं, यहां से आ जाएगा। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है और डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, ये पूछ लेगा। मामला सही है। या फिर बहुविकल्पी में आ जाएगा इनसे रिलेटेड सवाल कि डीएनए में कौन से नहीं होते हैं, आरएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस नहीं होते हैं। और इसी के साथ में हम लोगों का यह जो केमिस्ट्री थी, किस चीज की, क्लास 12th की, क्या होती है, द END, इंड होती है, हंसते मुस्कुराते हुए, ठीक है ना। हम लोगों की क्लास 12th केमिस्ट्री क्लास 12th की क्या हो गई, समाप्त तो हो गई। अब यहां पर मामला हम लोगों का बच रहा है, कल से अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और शाम को पेपर चल रहा है,